DKC एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण DKC एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं श्री नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर वर्ष 1950 के दिन हुआ था, जो था रविवार अर्थात संडे। उनके जन्म स्थान है वाडनगर। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है महसाना, उसमें एक शहर है वाडनगर, वही उनका जन्म स्थान है। उनके जन्म का समय है सुबह 11 बजे। इस आधार पे एक जो लगन कुंडली बनती है वो इस प्रकार है। पहले ही घर में 8 लिखा है। 8 मतलब स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि। इसका स्वामी मंगल है, इसलिए लगन राशि इनकी वृश्चिक है। और चंद्रमा भी बैठा पहले ही घर में, इसीलिए चंद्र राशि भी वृश्चिक है। अब पहले ही घर में मंगल बैठा है स्व राशि का, यानी मंगल अपनी ही राशि में बैठा है। चूँकि मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी मांगलिक हैं और स्ट्रॉन्ग मांगलिक हैं। अब चंद्रमा बैठा पहले घर में, तो चंद्रमा बैठा वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का होता है, लेकिन चूँकि वहाँ मंगल स्व राशि का है, इसलिए चंद्रमा का नीच भंग हुआ। और चंद्रमा मंगल युति कॉम्बिनेशन को राजयोग कहते हैं। अब देखिए इनका 11th हाउस। 11th हाउस जहाँ 6 लिखा है, वहाँ 3 ग्रह बैठे हुए हैं, केतु, सूर्य और बुध। सूर्य जो 10th हाउस जहाँ 5 लिखा है उसका मालिक है, और जाकर बैठा 11th हाउस में, अर्थात कर्म के द्वारा ख्याति मिलेगी। इनका नाम देश विदेश में सिर्फ कर्म के आधार पर हुआ, न कि ओछी राजनीति के आधार पर। लेकिन सूर्य के साथ केतु बैठा है और केतु ने सूर्य को ग्रहण लगाया, इसीलिए कई बार इन्हें आरोपों का सामना करना होता है, ये केतु की वजह से। लेकिन चूँकि सूर्य मित्र की राशि में है, वहाँ 6 लिखा है, 6 मतलब कन्या राशि, तो सूर्य मित्र की राशि में है, इसलिए ये आरोपों से बाहर निकल जाते हैं सफलतापूर्वक। अब सूर्य के साथ बैठा है बुध। ये बुध और सूर्य का जो युति है, जो कॉम्बिनेशन है, इसे कहते हैं सूर्य बुद्धित्व योग। ऐसा व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है और किसी भी विषय या किसी भी समस्या के जड़ में जाकर उसका समाधान ढूंढता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी नया टॉपिक बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई भी नया विषय बहुत जल्दी सीख लेता है। फिर बृहस्पति जाकर बैठा 4th हाउस में, और यहाँ पर बृहस्पति वक्री है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 12th हाउस पर जहाँ 7 लिखा है। अगर बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस पर आ जाए, 12वें घर पर आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति दानी प्रवृत्ति का होता है और शुभ कार्यों में अपना धन खर्च करता है। नरेंद्र मोदी जी अपना जो भी उन्होंने कमाया आय, सैलरी या वेतन, उन्हें ज़्यादातर हिस्सा धर्म के कार्यों में खर्च किया या किसी चैरिटी को दान दिया। ये बृहस्पति का प्रभाव है। अब राहु बैठा 5th हाउस में, जहाँ 12 लिखा है। राहु की 5वीं दृष्टि 9th हाउस पे जहाँ 4 लिखा है। 4 अर्थात चंद्रमा, और राहु चंद्रमा का शत्रु है, इसीलिए इन्हें कुछ बाधाएं झेलनी पड़ी अपने राजनीतिक जीवन में। ये भाग में बाधाओं को डाला राहु ने। राहु की 7वीं दृष्टि 11th हाउस पे है, जो लाभ घर है, इसलिए राहु ने इन्हें राजनीति में लाभ दिया, समर्थन किया, इन्हें सहयोग दिया।
राहु की 9वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस पे है जहाँ मंगल बैठा है स्व राशि का। मंगल पे राहु की दृष्टि पड़ने के कारण इनका जुझारू स्वभाव है, ये संघर्ष शक्ति इनमें है राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन की वजह से। अब आइए देखते हैं इनकी नवांश कुंडली। ये इनकी नवांश कुंडली। नवांश कुंडली में पहले ही घर पे 4 लिखा है जिसका मालिक है चंद्रमा और वहाँ बैठा है मंगल। कर्क राशि का मंगल नीच का होता है। ये मंगल के लिए अच्छा नहीं है, चूँकि मंगल लगन राशि में स्व राशि का था, इसीलिए ऐसा कोई जो ज़्यादा बुरा प्रभाव ही नहीं है। चंद्रमा जाकर बैठा तीसरे घर में जहाँ 6 लिखा है वो है कन्या राशि, अर्थात नवांश कुंडली के अनुसार ये कर्क लगन के हैं और कन्या राशि के हैं। नवांश कुंडली में बृहस्पति जाके बैठा 5th हाउस में जहाँ 8 लिखा है। यहाँ से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 11th हाउस पर जहाँ 2 लिखा है जो लाभ घर है, इसलिए बृहस्पति इन्हें लाभ देगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 9th हाउस पर जहाँ 12 लिखा है, 9th हाउस भाग्य का है, तो बृहस्पति ने भाग्य में वृद्धि किया। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 1st हाउस पर है जहाँ मंगल स्थित है चंद्रमा के घर में। अगर 1st हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो वैसा व्यक्ति धर्म में रुचि रखता है, धर्म का ज्ञान रखता है, शास्त्रों का ज्ञान रखता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मित्रों, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति मित्र के राशि में हो और पहले ही घर में बैठ जाए या पहले घर को देख ले तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होता है। तो ये है नवांश कुंडली। इसमें सैटर्न देखिए कहाँ है। सैटर्न अर्थात शनि जो 8th हाउस के मालिक हैं जहाँ 11 लिखा है वो जाकर बैठा 6th हाउस में जहाँ 9 लिखा है। अगर 8th हाउस का मालिक 6th हाउस में अगर बैठ जाए तो इसे कहते हैं विपरीत राजयोग, इसलिए शनि इन्हें लाभ देगा। अब देखते हैं इनकी दशा क्या चल रही है। वर्तमान में इनकी महादशा चल रही है चंद्रमा की, जो शुरू हुई थी 30 नवंबर 2011 को और ख़त्म होगी 30 नवंबर 2021 को। इस चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई थी 30 सितंबर 2019 को और ख़त्म होगी 30 मई 2021 को। तो अब फिलहाल इनके चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र चंद्रमा का शत्रु है, मित्र तो नहीं, शत्रु है या सम है, लेकिन इसी कारण से इन्हें राजनीतिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन्हें कठिनाइयों का सामना करना है 30 मई 2021 तक, जब तक चंद्रमा में शुक्र रहेगा। इसके बाद आएगा चंद्रमा में सूर्य, जो शुरू होगा, सूर्य की अंतर्दशा शुरू होगी 30 मई 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक। मैं रिपीट करता हूँ, चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा शुरू होगी 30 मई 2021 को और ख़त्म होगी 30 नवंबर 2021 को। इस पीरियड में सूर्य का बल चंद्रमा को मिलेगा, सूर्य की शक्ति चंद्रमा को मिलेगी। सूर्य चंद्रमा का मित्र है और इनके जन्म कुंडली में चंद्रमा भाग्य का मालिक है। इसलिए जब तक सूर्य की अंतर्दशा रहेगी मोदी जी आक्रामक होंगे, नरेंद्र मोदी जी शत्रुओं पर हावी होंगे। अभी राजनीति में जितने भी उलझनों में फंसे हुए हैं इस सब में विजयी होंगे सूर्य की अंतर्दशा में, क्योंकि सूर्य का बल मिलेगा चंद्रमा को। चंद्रमा की महादशा के बाद अगली महादशा आएगी मंगल की, जो शुरू होगी 30 नवंबर 2021 को और ख़त्म होगी 30 नवंबर 2028 को।
मंगल की महादशा इनका गोल्डन पीरियड होगा, इनका स्वर्णिम युग होगा इनके जीवन का, चूँकि मंगल इनका लग्नेश है। लग्नेश की महादशा सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। आने वाला लोकसभा चुनाव जो 2024 में होगा, उस समय इनकी चल रही होगी मंगल की महादशा, और मंगल की महादशा का परिणाम ये होगा कि ये फिर प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, और पूरे बहुमत के साथ ये प्रधानमंत्री बनेंगे। इस समय इनकी पार्टी के पास जितने सीटें हैं लोकसभा में, उससे ज़्यादा सीटें लाकर ये लोकसभा में सीटें लाकर ये प्रधानमंत्री बनेंगे। मंगल की महादशा बीतने के बाद आएगी राहु की महादशा, जो शुरू होगी 30 नवंबर 2028 को और ख़त्म होगी 30 नवंबर 2046 में। राहु की महादशा में काफ़ी परिवर्तन होंगे। अगली जो लोकसभा आएगी 2024 के बाद, अर्थात 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा, वहाँ स्थिति क्या होगी ये मैं आपको बताता हूँ। 2029 में जब लोकसभा चुनाव होगा, उस समय राहु की महादशा में चल रही होगी राहु की अंतर्दशा। ऐसी स्थिति में जो समुदाय, जो लोग या जो विचारधारा के लोग इन्हें अपना शत्रु मानते हैं, वे इनके मित्र बन जाएंगे और फिर ये लोकसभा चुनाव जीतेंगे, और फिर 2029 में भी ये प्रधानमंत्री बनेंगे पूरे बहुमत के साथ। लेकिन उसके बाद परिवर्तन होगा। राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी, जो चलेगी, अर्थात बृहस्पति की अंतर्दशा चलेगी 11 अगस्त 2031 से लेकर 5 जनवरी 2034 तक। मैं रिपीट करता हूँ, बृहस्पति की अंतर्दशा चलेगी राहु में 11 अगस्त 2031 से लेकर 5 जनवरी 2034 तक। इस बृहस्पति के अंतर्दशा में नरेंद्र मोदी जी राजनीति से संन्यास लेंगे, क्योंकि बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन मनुष्य को वैराग्य की ओर ले जाता है, इसलिए संन्यास लेंगे। लेकिन इसी पीरियड में ये अपने राजनीतिक वारिस अर्थात राजनीतिक उत्तराधिकारी को चुनेंगे, जो इनकी जगह पर प्रधानमंत्री बनेगा। इनकी लगन कुंडली के अनुसार मेरी एक सलाह है नरेंद्र मोदी जी को। अगर ये वीडियो नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचती है, तो मेरी उनको एक सलाह है कि वे सूर्य का रत्न माणिक्य, जिसे इंग्लिश में रूबी कहते हैं, वो पहन लें रिंग फिंगर में किसी भी संडे को अर्थात रविवार को। इससे कर्म भाव को बल मिलेगा और ख्याति मिलेगी। तो ये है नरेंद्र मोदी जी के जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।